गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहां पर हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में। 25/1/2023 की घटनाओं को लेकर मैं आई हूं आपके लिए। तो हम बात करते हैं आज की अपनी इस क्लास में, देखें क्या क्या है खास। सबसे पहली घटना है जिसके बारे में हम बात करेंगे। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है 27 से 31 जनवरी के बीच में मध्य मुंबई में। और ये जो आयोजन है वो किया जा रहा है भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से। इस सम्मेलन में 57 मूवीज प्रदर्शित की जाएंगी, ठीक है, टोटल। और जिसमें से 14 जो मूवीज हैं वो एज अ कॉम्पिटिशन लेवल पर प्रदर्शित की जाएंगी और 43 मूवीज ऐसे ही प्रदर्शित की जाएंगी। जिसमें हम बात कर लेते हैं कि भारत की तरफ से कौन सी मूवी नॉमिनेट की गई है। तो भारत की तरफ से मराठी निर्देशक निखिल महाजन की मूवी है गोदावरी और गुजराती डायरेक्टर पान नलिन की मूवी है द लास्ट फिल्म शो। इसको नामांकित किया गया है भारत की तरफ से। संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात कर लें तो इसका जो इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। इसमें 8 देश शामिल हैं, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि प्रत्येक 2018 को ये डिसीजन लिया था कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में ये मनाएगी। तो उसी दिन से हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। पहले उत्तर प्रदेश का नाम यानी आजादी के पहले 1950 से पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, इसके साथ में ही कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टार्टिंग में जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने पूरे भारत को सूबों में बांट रखा था, ठीक है। पहले जो बंटवारा किया था वो बंगाल, बंबई और मद्रास सूबे थे। और इसके बाद उन्होंने एक और सूबा बनाया, आगरा सूबा। तो जो ये उत्तर प्रदेश है वो पहले बंगाल सूबे में आता था और बाद में ये आगरे सूबे में आ गया। जब लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत आता है और भारत में जब ये इलाहाबाद जाता है, इलाहाबाद जो वर्तमान में जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, जब वहां पर ये जाता है तो इसने अपना सारा जो प्रशासन का काम है वो आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद जब हरकुट बटलर आते हैं तो हरकुट बटलर क्या करते हैं, उन्होंने अपना मुख्यालय या प्रशासन का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर लेते हैं। और साथ में ही 1935 तक जितना भी कार्यकाल या प्रशासन का जितना भी काम था वो सारा लखनऊ ट्रांसफर हो जाता है। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस की जो राजधानी है वो लखनऊ बन जाती है, ठीक है। अब जब भारत आजाद हो गया, आजादी के बाद 1950 में भारत जो ये यूनाइटेड प्रोविंसेस है इसका नाम बदलकर भारत के संविधान के तहत उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आयुष मंत्रालय के बारे में। देखो, आयुष मंत्रालय ने क्या किया है कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है आईटीडीसी के साथ में। ओके, तो आयुष मंत्रालय के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर शशि रंजन विद्यार्थी और आईटीडीसी के जो निदेशक हैं या डायरेक्टर हैं उनका नाम है श्री पीयूष तिवारी। तो इन दोनों ने मिलकर समझौता किया है जिसका उद्देश्य है प्रगति की निगरानी एक संयुक्त कार्य समूह द्वारा की जाएगी। यानी ये जो जो समझौता किया गया है इसमें मेडिकल के क्षेत्र में वैल्यू ट्रेवल को किस तरीके से बढ़ाया जाए और किस तरीके से भारत को दुनिया के देशों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इसका जो संयुक्त कार्य है, प्रगति की निगरानी और संयुक्त कार्य है, इसका जिस समूह के द्वारा ये सारा काम किया जाएगा वो है JWUG। ओके, और साथ ही आपको बता दें कि JWUG चिकित्सा वैल्यू ट्रेवल के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड आदि द्वारा अपनाई गए सर्वोत्तम प्रथाओं की भी पहचान करेगा।
केरल की बात करेंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हम सबको पता है कि भारत जो है G20 के विभिन्न जो कार्य समूह हैं उनके सम्मेलन भारत में हर जिले में या हर राज्य में कुछ ना कुछ हो रहा है G20 से रिलेटेड। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि केरल के तिरुवनंतपुरम में एक बैठक आयोजित की गई। किसके लिए? स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हुई जो G20 के प्रतिनिधियों के द्वारा, और जिसका क्या उद्देश्य था? मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देना और इसके क्षेत्र में जो कुछ भी चुनौतियां आती हैं उस पर किस तरीके से उस चुनौतियों से निपटा जाए, इन बातों पर विचार विमर्श किया गया है। तो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि दुनिया भर के रोगियों के लिए एक क्वालिटी जो हेल्थ सर्विसेज है उसको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए और किस तरीके से कि भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल की भारत में महत्वपूर्ण वृद्धि हम देख रहे हैं आज के टाइम पीरियड में। मतलब हम ये देखते हैं कि बाहर से विदेशों से लोग आकर भारत में अपना जो हेल्थ ट्रीटमेंट है वो कराने आते हैं। साथ में ही जो आयुष मंत्रालय है वो चाहती है कि भारत 2025 तक $70 बिलियन तक पहुंच जाए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है हेल्थ केयर और वेलनेस में, है ना। तो इसका एक थीम लेकर और इसका एक लक्ष्य लेकर चला जा रहा है आयुष मंत्रालय के माध्यम से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन का अनुसरण कर रहा है और इसी फील्ड में काम करते हुए जो एक विषय है प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनावी निष्ठा, इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसमें जो विश्व के 16 देश हैं, है ना। तो विश्व के जो 16 देश हैं उनके चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या उनके जो प्रमुख हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 सम्मेलन आयोजित करने हैं, जिसमें सम्मेलन के सत्र में पहला जो सत्र था उसका जो विषय था वो क्या था? चुनाव प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी। दूसरे सत्र का जो विषय था वो समावेशी चुनावों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान, और तीसरा था कि एक सक्षमकर्ता के तौर पर प्रौद्योगिकी और डिजिटल स्पेस की चुनौतियां। तो अभी जो विषय लिया गया है और ये जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, और इसका जो विषय लिया गया है वो प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनावी निष्ठा लिया गया है। इसी दौरान चुनाव आयोग ने अपनी एक बुक का भी अनावरण किया है जिसका नाम है चुनावों में प्रौद्योगिकी के उपयोग में वैश्विक पहल। ठीक है ना। और ये जो सारा सम्मेलन है वो 24 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, एक पनडुब्बी है जिसका नाम है बागीर। 5वीं पनडुब्बी है, ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है और इसकी कमीशनिंग कर दी गई है, मतलब इसको शामिल कर दिया गया है नौसेना में, है ना। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो पनडुब्बी है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है जिसका नाम है INS वागीर। इसको 23 जनवरी 2023 को नौसेना में शामिल कर लिया गया है और हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार है, इनकी अध्यक्षता में ऐसा किया गया, यानी ये अतिथि थे इस ग्रुप में। साथ ही आपको बता दें कि वागीर को अब तक की सभी स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय होने का गर्व प्राप्त है। मतलब ये बहुत कम समय में निर्मित हुई है और साथ ही जो स्कॉर्पियन जो पनडुब्बियां हैं वो बेहद शक्तिशाली प्लेटफॉर्म देती हैं, है ना। और साथ ही इसका जो रडार सिस्टम है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन में से एक है। अब हम बात करते हैं कि अभी 24 जनवरी को विश्व स्तर पर शिक्षा दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जिसमें हमने बात करा था कि यूनेस्को ने किसको डेडिकेट करा है, विश्व साक्षरता दिवस जो 24 जनवरी को होने वाला है। ओके, देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये डिसीजन लिया था 3 दिसंबर 2018 को, ये डिसीजन ले लिया था कि 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस बार की यानी जो 2023 के लिए जो थीम डिसाइड की गई है शिक्षा दिवस के लिए वो है टू इन्वेस्ट इन पीपुल प्रायोरिटाइज एजुकेशन, है ना। ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो 24 जनवरी को मनाया गया है।
और ये डेडिकेट किसको किया गया था यूनेस्को के द्वारा? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये डेडिकेटेड था अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने के लिए, क्योंकि हम वहां पर देख रहे थे कि तालिबान सरकार जब से आई है तो स्त्रियों की शिक्षा पर, बाहर निकलने पर और उनके कामकाज पर किस तरीके से रोक लगा दी गई है ना। अच्छा, इसके साथ में ही हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के भी बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे देश में जो नेशनल एजुकेशन डे है वो कब मनाया जाता है। तो देखो, भारत में जो नेशनल एजुकेशन डे है वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। उनकी जयंती पर 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और ये डिसीजन कब लिया गया था कि 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर? तो ये डिसीजन लिया गया था 2008 में। अब 24 जनवरी को ही क्या किया गया है? 24 जनवरी को ही पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 24 जनवरी। ओके, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि किस तरीके से जो बच्चियां हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको उनके प्रति जो समाज का नजरिया है वो बदले, कन्या भ्रूण हत्या को किस तरीके से कम किया जाए, जो घटता हुआ सेक्स रेशियो है उसके लिए जागरूक कैसे किया जाए लोगों को। इन सारी बातों को लेकर राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और अभी तक 2023 की थीम है राष्ट्रीय बालिका दिवस की, अभी तक मिनिस्ट्री के द्वारा जारी नहीं की गई है, ठीक है ना। 2021 की जो थीम थी वो थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। ओके, अब कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई थी वर्ष 2008 में कि हम एक राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे 24 जनवरी को। ओके, और इसमें जो बात की गई है, स्पेशली जो बात की गई है, तो लड़कियों को समाज में इक्वलिटी का दर्जा दिलाने के लिए उनके शिक्षा, रोजगार, वेशभूषा आदि के बारे में जो समाज का नजरिया है उसको चेंज करने के लिए, है ना। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये भी डिसीजन लिया है कि इस बार राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया जाएगा 24 से 30 जनवरी तक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएसएफ के बारे में। सीमा सुरक्षा बल, जिसे कहा जाता है कि भारत की रक्षा की पहली पंक्ति है। ये सीमा सुरक्षा बल स्पेशली रक्षा करती है उन बॉर्डर्स पर हमारे देश की। तो अभी क्या कर रही सीमा सुरक्षा बल? 21 से 28 जनवरी के बीच में इनकी एक्सरसाइज चल रही है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जिसका नाम दिया गया है ऑप्स अलर्ट या ऑपरेशन अलर्ट। ओके, अब इसमें जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है, यानी सर क्रीक से लेकर राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, वहां तक ये 7 दिन तक चलने वाली एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑप्स अलर्ट, ठीक है। अब देखो, सीमा सुरक्षा बल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद में 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, है ना। और ये जो सीमा सुरक्षा बल है ये काम करती है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और ये देश की जो सीमाएं हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, इनसे जो रिलेटेड सीमाएं हैं उन पर ये हमारे देश की रक्षा करती है, इसीलिए इसको रक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों किया जा रहा है ये जो ऑप्स अलर्ट है, ये जो एक्सरसाइज है वो क्यों किया जा रहा है? हमें पता है कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो हमारे देश के लिए सही ना हो, तो उसको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब यहाँ पर सर क्रीक देखो क्या है, कौन सा एरिया है। इसका जो मूल नाम है वो क्या है? बाण गंगा, ठीक है ना। और ये ब्रिटिश प्रतिनिधि सर क्रीक के नाम पर पड़ा था। ये जो एरिया है वो स्पेशली जो कच्छ की दलदली भूमि है वहां पर पाया जाता है, और उसी में ही ये सारी एक्सरसाइज को किया जा रहा है। साथ में ही एक हरामी नल्ला है जगह, 22 किलोमीटर लंबा और लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा, ये भी दलदली इलाका है। स्पेशली ये जो किया जा रहा है एक्सरसाइज वो दलदली इलाके और जो रेगिस्तानी वाले इलाके हैं उसमें एक्सरसाइज को रन कराया जा रहा है। 24 जनवरी को मेथनॉल मिश्रित डीजल द्वारा, यानी द्वारा संचालित
अंतर्देशीय जल पोत के डेमो रन का उद्घाटन किया गया। यानी अंतर्देशीय जल पोत के डेमो रन का उद्घाटन किया गया है। अंतर्देशीय जल पोत के, और किसके द्वारा किया गया है? तो मेथेनॉल मिश्रित डीजल MD-15 के द्वारा किया गया है 24 जनवरी को। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। SB गंगाधर नामक 50 सीटर मोटर लॉन्च समुद्री जहाज पर नाव की सवारी की गई। इसके और साथ में आपको बता दें कि जो नीति आयोग है वो क्या कर रहा है? वो मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम चला रहा है, जिसका उद्देश्य है कि किस तरीके से भारत में जो तेल आयात का बिल है ना, तेल आयात जो बिल है और साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके उत्सर्जन को कम किया जाए। कोयले के भंडार और उस नगर निगम से, यानी नगरों से जो कूड़ा कचरा, ठोस कूड़े कचरे निकलते हैं, उससे किस तरीके से मेथनॉल बनाया जाए, है ना। और हमने पढ़ा था कि अब जो भारत सरकार है वो स्कीम ला रही है कि जो डीजल या पेट्रोल है उसमें मेथनॉल मिलाया जाएगा, है ना। तो इसीलिए नाम ही रख दिया गया नीति आयोग ने, मेथनॉल अर्थव्यवस्था चलाई जाएगी भारत में। तो उसी के तहत एक उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है डेमो रन, है ना। एक तरीके से डेमो किया जाएगा, मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, भारत में ऊर्जा सप्ताह मनाया जाएगा 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच में। और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो G20 के प्रेसिडेंसी है वो भी इसमें भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि किस तरीके से जो कोयले का उत्सर्जन है वो शून्य किया जाए, है ना। और इसकी जो विचारधारा है वो किससे प्रभावित है? COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम जो है देश को कार्बन फ्री करेंगे, उसके तहत ऐसा किया जा रहा है। और ये जो सारा सप्ताह मनाया जाएगा, ये सब कुछ किया जाएगा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा क्या किया जा रहा है? हिंद महासागर में एक एक्सरसाइज चलाई जा रही है जिसका नाम है ट्रोपेक्स। क्या नाम है? ट्रोपेक्स। एक समुद्री अभ्यास है, यानी एक समुद्री एक्सरसाइज है ये। और आपको बता दें कि ये जो एक्सरसाइज है वो 2 साल में एक बार कराई जाती है, ठीक है। अब इस बार ये कराई जा रही है 23 जनवरी से 23 मार्च के बीच में, यानी 3 महीने तक एक्सरसाइज चलेगी। और इस एक्सरसाइज का क्या उद्देश्य है? इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि किस तरीके से जो भारत की नौसेना है वो उसके किए गए काम को, युद्ध में वो किस तरीके से काम करेगी, तीनों सेनाएं मिल बांट कर किस तरीके से काम करेंगी, इन सब के साथ में ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, समुद्री क्षेत्र में जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा है वो किस तरीके से करी जाएगी, और हिंद महासागर वाला जो एरिया है उसमें शांति किस तरीके से बनाया जा सकता है, इन सब उद्देश्यों से ये एक्सरसाइज की जाती है। समुद्री निगरानी का जो पहला अभ्यास है वो जनवरी 2019 में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वॉर गेम भी कहा जाता है इस एक्सरसाइज को। यानी जो ये ट्रोपेक्स एक्सरसाइज हो रही है समुद्र में, इसको वॉर गेम भी नाम दिया जाता है। अब जो विष्णु प्रसाद हैं, उनको नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो, अभी एक सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। तो उन्होंने जो 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान है इंडियन अचीवर्स अवार्ड, वो किसे प्रदान किया है? वो विष्णु प्रसाद को प्रदान किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि ये क्यों प्रदान किया गया है इनको। तो इन्होंने स्मार्ट सिटी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बड़े पैमाने पर जल उपचार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और स्वास्थ्य अभियान को चलाने में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। तो इसी उपलक्ष्य में एक समिति बनाई गई थी, एक जूरी बनाई गई थी न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की। तो उनकी अध्यक्षता में जो जूरी थी, उन्होंने इनका नाम नॉमिनेट किया है ना। और ये जो पुरस्कार है इंडियन अचीवर्स अवार्ड, ये स्पेशली किन फील्ड्स में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है उत्कृष्ट काम करने वालों को।
और साथ ही आपको बता दें कि 31 लोगों को इंडियन अचीवर अवार्ड दिया गया है, जिसकी लिस्ट ये दी गई है। इसको आराम से आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, और पीडीएफ में भी टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, लिंक है वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में ये डाल दी जाती है, वहां पर भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, लिस्ट को देख सकते हो अच्छे से। अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करते हैं, जिनका नाम है जो बाइडन। उन्होंने 24 जनवरी 2023 को उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों के लिए, उनको लग रहा है कि उत्तर कोरिया में जो मानवाधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो इसके लिए वहां पर एक विशेष दूत को नामित किया है, जिनका नाम है जूली टर्नर। क्या नाम है? जूली टर्नर। और ये कहा जाता है कि जो जूली टर्नर हैं वो पूर्वी एशिया और प्रशांत जो पूर्वी एशिया और जो प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है, वहां पर ये लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम ब्यूरो में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक निदेशक के रूप में एक डायरेक्टर है वहां के, और इनको 16 साल का एक्सपीरियंस है ना। तो इसी उपलक्ष्य में या इसीलिए जो बाइडेन है, इन्होंने इनका नाम नॉमिनेट किया है उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, जहां पर 4 फेब से 14 फेब के बीच में एक मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है सरस मेला 2023, है ना। और ये पहली बार किया जा रहा है, यानी जो जम्मू और कश्मीर की सरकार है वो 4 से 14 फरवरी के बीच में सरस मेला 2023 का आयोजन कर रही है, और ऐसा पहली बार किया जा रहा है। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो उद्देश्य है कि जो स्वनिर्मित उत्पाद है उनको बेचना, बढ़ावा देना, और उसके लिए एक मंच तैयार करना, है ना। ये किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से और उसके मार्गदर्शन में ऐसा किया जा रहा है, जिसमें इस मेले में जो देश भर के कारीगर हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनके जो शिल्प हैं, हस्तकला है या खाद्य पदार्थ हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और साथ में जम्मू कश्मीर का जो एक सांस्कृतिक विरासत है उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखो इंडिया ओपन का खिताब जीत लिया है किसने? 22 जनवरी को इंडिया ओपन का खिताब जीता गया है। थाई शटलर है जिनका नाम है कुंडलावुत विदितरसन, ठीक है ना, उनके द्वारा इंडियन ओपन का खिताब जीता गया है। और इन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराया था, मतलब पुरुष एकल में इन्होंने जीता। थाई सेटलर कुंडलावुत वितिरदर्शन ने जीता, किसको हराकर? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराकर जीता है। और साथ में ही जो महिला एकल का खिताब था, मैंने पहले भी बताया था कि उसका खिताब किसने जीता था? एन सियांग ने जीता था। किसको हराकर? जापान की अकाने यामागुची को हराकर जीता था। इसी तरीके से जो बैडमिंटन का युगल खिताब हुआ है, तो उसमें जो टीम जीती है उसके पुरुषों का नाम क्या है? तो देखो, चीन के लियांग विकेंग और वांग चांग, और जो महिला खिलाड़ी हैं या महिला युगल में जो जीते हैं वो हैं जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा। अच्छा, एक और पुरस्कार दिया गया है किसके द्वारा? नहीं, पुरस्कार सॉरी, देखो एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये पुरस्कार मिला था भारत के एक वास्तुकार थे जिनका नाम था बालकृष्ण दोषी। इनका निधन हो गया है 24 जनवरी 2023 को। ये कितने साल के थे? 95 साल के थे, और इनको 2018 में ही प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिल गया था, ठीक है। और आपको बता दें कि ये पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है कि वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, जिनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी मिल चुका है, और इनका निधन हो गया है 24 जनवरी 2023 को। 13th राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी 2023 को, ऐसा मनाया जाएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा कहा गया है ये? तो ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसका स्थापना दिवस होता है 25 जनवरी को, तो उस उपलक्ष्य में ही ये मनाया जाएगा। साथ में ही आपको बता दें कि ये 13 नंबर का एडिशन है, और 2011
में भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसने ये डिसीजन ले लिया था कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, है ना। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के इस टाइम पर? तो श्री राजीव कुमार हैं। और इस जब ये मनाया जाएगा तो इस टाइम पर राष्ट्रपति ईसीआई के प्रकाशन में एक बुक है ना। उस बुक का नाम क्या है? इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इलिस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पहली प्रति भेंट की जाएगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के द्वारा, जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको। और साथ में ही जो सुभाष घई फाउंडेशन है उनके सहयोग से एक गीत भी बनाया गया है, गीत भी लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। इसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी 25 जनवरी 2023 को, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, 13 नंबर का एडिशन है, उसके द्वारा। अब यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं कि एक समझौता हुआ है, ठीक है ना, एक MOU पर साइन हुआ है। और किस लिए साइन किया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कौशल पहल के लिए ये साइन किया गया है। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो देखो, इसमें जो लोग शामिल हैं वो है NABH और HSSC। इनके द्वारा एक MOU पर साइन किया गया है 21 जनवरी को, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है आवश्यक स्क्रीनिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो डॉक्टर अतुल कोचर, जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के CEO हैं, और आशीष जैन, जो CEO हैं किसके? हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के। और इसका उद्देश्य क्या है? यह सहयोग देश में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। मतलब इस जो ये ज्ञापन हो रहा है या जो ये हस्ताक्षर हो रहा है, समझौता हो रहा है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, और जो भी लक्ष्य है गुणवत्ता को बढ़ाने के फील्ड में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कैसे किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कंटेंट है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कंजूसी मत करिए, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां पर मेरे द्वारा जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, वो PDF के फॉर्म में डाल दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम के चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां पर अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा साथ दिया है। थैंक यू सो मच।